Good evening to one and all present here. Hope you all and all your dear ones are doing fine in this pandemic. On behalf of Prava Khaitan Foundation and Ehsaas Women of Udaipur, I welcome you all on a mellifluous journey with the legend of Hindi and English literature. Today, we are fortunate to have with us an eminent personality from the beautiful world of literature, Mrs. Pratyaksh Sinha. Life is a world of words, beautifully entwined together to form a melody in which some are searching for the meaning of it all, and some are just there to take the world on journey in their own world of words. साहित्य हमें चीज़ों को नज़र से नहीं नज़रिए से देखना सिखाता है. साहित्य हमें दिमाग से नहीं दिल से जीना सिखाता है. साहित्य जीवन को जीने की कला सिखाता है. साहित्य हिंदी भाषा और कलम की बात हो तो एक नाम जहन में आता है, वो है प्रत्यक्षा. प्रत्यक्षा किम प्रमाणम. It means we don't need to state the obvious. Let's welcome the famous author and writer, Pratyaksh Sinha. Your contribution in Hindi and English literature have been exemplary and touching lives of millions of people over the world. Your creations have left an everlasting impression on the canvas of Indian literature and will inspire the upcoming generations for years to come. Your creations like जंगल का जादू, तिल तिल, पहाड़ दो, दोपहर तुमरी, एक दिन मराकेश, तुम मिले ना दोबारा, and various others have entered the hearts of readers. Your literary masterpieces have been listed for many prestigious awards and various recognitions, and many honors for your remarkable contribution in the world of literature. I would also like to welcome here with us Mr. Rahul Bhatnagarji, a dedicated and respected IFS officer providing his selfless service to the nation and has played a great role in restoring Mother Nature. And he's a mastermind of developing Udaipur as a nature destination for our tourists. He's also a literature enthusiast, joining us with us today to share his palette of literary taste with us. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में. राहुल जी, प्रत्यक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. धन्यवाद कनिका जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. और मैं आज इस मौके पर इस वर्चुअल सेशन के अंतर्गत सबसे पहले आज की चर्चित व्यक्तित्व मैडम प्रत्यक्षा सिन्हा है. सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय कार्यों में संलग्न व्यक्तियों की कलात्मक एवं साहित्यिक अभिलाषाओं का विकास कुंठित हो जाता है. कार्यों की विविधता उन्हें साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से दूर ले जाती है. परंतु हमारे आज की चर्चित लेखिका विभिन्न श्रेष्ठ गतिविधियों का संगम है. पावर ग्रिड में वित्त विभाग जैसे नीरस तकनीकी पक्ष का सुयोग संचालन करते हुए भी वे एक उच्च कोटि की लेखिका हैं, जिन्होंने विविध भाषाओं में विविध विषयों पर अपनी लेखनी का कुशलतम प्रयोग किया है. आपको विभिन्न रचनाएं आपकी यायावरी प्रवृत्ति एवं विशद विषयों की जानकारी एवं अभिरुचि को दर्शाती है. साहित्य की विविध विधाओं में लिखित कृतियों में के कारण से आपको इस छोटी उम्र में अनेकों अवार्ड एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए प्रत्यक्ष जी बधाई की पात्र हैं एवं साधुवाद की पात्र भी हैं. न केवल प्रशासन, साहित्य, देशटन अपितु संगीत में भी आपकी रुचि है. आज के सेशन में ऐसी प्रतिभाशाली विदुषी को प्राप्त करके हम कृतार्थ हैं. मैं प्रत्यक्षा जी से सबसे पहले कुछ सवाल पूछना चाहूंगा
जो कि मुझे समझ में आ रहे हैं। उनमें से सबसे पहले मैं चाहूंगा कि प्रत्याशी जी पहले आप ये बताएं कि वे कौन से क्षण होते हैं जब आप अपने आप को उन्मुक्त और प्रसन्न महसूस करती हैं और अपने लेखन में कैसे उसे बुनती हैं। प्रत्याशी जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे बहुत मजा आता अगर हम ये एक्चुअल फिजिकल तरीके से इसको करते और आपके खूबसूरत शहर में मैं आती। पर ये सिचुएशन ऐसा है और कोरोना और पैंडेमिक और ये सब दुनिया ने हम लोगों को आमने सामने शायद ये डिजिटल माध्यम से ही जोड़ के रखा है अभी। तो एक तरह से ट्रैजिक है, बट येट हम लोग दूर नहीं है और कनेक्टेड है नेट से, तो ये एक नियामत भी है कि एटलीस्ट जूम मीटिंग्स तो हम कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि शायद कभी मैं सचमुच आपके खूबसूरत शहर आऊँ, आप लोगों से मिलूं। जरूर, आपका स्वागत रहेगा। जी जी। तो आप कह रहे थे नॉर्मली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन संभावनाओं से भरा है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे किसी बच्चे को गर्मी की छुट्टी का जो पहला दिन होता है और आपको लगता है कि महीने भर की छुट्टी आपके सामने बिल्कुल फैली हुई है और आप एकदम ही उन्मुक्त हैं, फ्री हैं, तो वैसे ही फीलिंग मुझे, सेंसेशन मुझे मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग और मुझे लगता है कि मेरे दिन में 100 चीजें हो सकती हैं, बढ़िया चीजें हो सकती हैं। होंगी कि नहीं होंगी भगवान जाने। नॉर्मली नहीं होती है क्योंकि आप रूटीन लाइफ में फंस जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं। पर सुबह का समय बहुत ही एनर्जी देने वाला होता है और कई बार मैंने लिखा भी सुबह के वक्त है। ज्यादातर सुबह के वक्त लिखती हूँ, कभी कभी लेट नाइट। जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा खुश करती हैं, जो चीजों को मैं शायद बहुत विजुअली लिखती हूँ, तो जो भी लिख रही हूँ वो मेरे मन की आंख में आई कैन सी इट सो क्लियरली। और मेरी कोशिश होती है कि जो मुझे दिख रहा है मैं उसको बिल्कुल बहुत ईमानदारी से टू द बेस्ट पॉसिबल वे उसको दर्ज करूँ। और हर बार कोई भी कहानी लिखी है या कुछ भी और लिखा है, वो हमेशा मैं बहुत विजुअली उसको देखकर मैं लिखती हूँ। तो जैसे कुछ सब चीज कुछ चलचित्र की भांति हो रहा है, मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और शायद इसलिए मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव, मेरी लिखाई में डिस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। मन की के भीतर के जो बहुत उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और बस ये कोशिश करती हूँ कि बहुत ही अपने आप से ईमानदार रहूं जब मैं लिख रही हूँ, कि कोई प्रिटेंशन ना हो, कोई बनावट ना हो, झूठ ना हो। जो चीजें बहुत सीरियसली, जिस चीज को मैं महसूस करती हूँ उन चीजों को मैं लिखती आप कोई एग्जाम्पल देंगी इसका? आपने जो बताया कि मैं जैसे विचार आया, कोई एक एग्जाम्पल देंगे आप उसका लिखने का। लिखने का? आज जैसे आज ये कोई विचार आया हो या कोई। अब मैंने कुछ दिनों पहले एक सीरीज कविताओं की लिखी थी, मामूली मामूली कविताएं करके कुछ एक सीरीज था। तो मैं सुबह वॉक करने को निकली और मैंने देखा मेरे सामने एक ज्यादा उम्र की एक महिला जा रही थी। उनके बाल सफेद थे, एक चोटी की हुई थी, साड़ी पहनी हुई थी। ये मैं गुड़गांव की बात बता रही हूँ, हमारी कॉलोनी में। तो दिल्ली गुड़गांव में बहुत औरतें साड़ी पहने नहीं दिखाई देती। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। उन उन महिला को देखकर मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी और मुझे लगा कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। तो वो ओके। ऐसी ही कॉटन की साड़ियाँ पहनती थी, उनके बहुत लंबे बाल थे और जब उम्र हो गई थी तो सफेद बाल थे। तो उनको देखते मैं जितनी देर, मैंने अपना पेस बहुत धीमा कर लिया कि मैं उनके पीछे चलती रहूं और इस एहसास में डूबी रहूं कि मैं शायद माँ के साथ चल रही बहुत हूँ। अच्छा। और लौट कर आई और वॉक खत्म किया, घर आई और मैंने वो कविता लिखी। इसमें सिर्फ ये खुशी थी कि मामूली चीजों की खुशी क्या होती है। आप सुबह वॉक करते हैं, आप बगल में कोई पेड़ पौधा देखते हैं, आप हल्के से उसको छू लेते हैं, एक चिड़िया दिख जाती है, आप चिड़िया को मुड़ के देख लेते हैं। बहुत रूटीन और रोजमर्रा की दुनिया है, लेकिन इन छोटी चीजों से कैसी उत्सुकता आपके भीतर आती है। तो वो मैंने एक सीरीज ऐसे 3 4 5 कविताएं एक एक 2 2 दिन के अंतर पर हर दिन के मॉर्निंग वॉक के बाद मैंने उसको लिखा था। ये जो कुछ आप साझा करेंगी, 2 लाइनें उसकी, आपकी जो आपने लिखी 2 लाइनें?
मुझे खोजना पड़ेगा अपने ओ अच्छा, ठीक 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 ठीक। पर मैं खोज लेती हूँ, थोड़ी देर में निकालती हूँ उसको और maybe। ठीक है, आगे चलते हैं प्रत्याशा जी। मैं पूछा था, एक लेखक जीवन और समाज को अपने लेखन से अधिक बेहतर बना सकता है, इसके लिए आप क्या सोचती हैं? क्या आपके पास कोई सुझाव है? तो मुझे लगता है कोई लेखक है वो रिफॉर्म नहीं कर रहा, वो एक्टिविस्ट नहीं है, येट एट द सेम टाइम वो जो दुनिया में घट रहा है उसके बहुत भीतर धंसा हुआ भी है। लिखने की जो प्रक्रिया है वो अपने भीतर और अपने सराउंडिंग्स में बहुत अंदर धंस के महसूस करने वाली भी चीज है, और थोड़ा बाहर रहकर थोड़ा डिटैच होकर उसको बाहर से देखने वाली चीज भी है। तो जब ये दोनों चीज आप करते हैं तो एक लिखना एक किस्म का उसमें एक अर्थ आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हर समय कोई झंडा लेकर खड़े हैं और हमने कुछ क्रांति कर दी, लेकिन अगर हम बहुत सच्चे और ईमानदार तरीके से अपने समय को दर्ज करें, ये लेखक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जब हम लिखते हैं तो वी ऑल्सो नो कि मॉरली एथिकली क्या चीज सही है। हो सकता है एज अ राइटर आई नो व्हाट इज राइट, मॉरली क्या है। मेरा किरदार हो सकता है कि मॉरली बहुत अपराइट ना हो, वो किरदार है। वो शायद आज के समय में ऐसे बहुत लोग हैं, मैं जब उसको लिख रही हूँ तो मैं उस समय को लिख रही हूँ, लेकिन उसके साथ हर हर लेखन में लेखक भी बहुत आता है। तो वो जो आना है एक लेखक का अपनी कहानियों और किरदारों में, वहां पर हम कुछ बताते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, एक यूटोपिया जिसके लिए हम सब यर्न करते हैं, वो दुनिया तो हम अपने सामने रखते ही हैं। प्रतीक जी, एक थोड़ा सा आप देखिए, आपके कुछ साउंड में हल्का सा आवाज सी आ रही है, हल्की सी, कोई जैसे हवा चलती है ऐसा कुछ आ रहा है। मैंने एसी बंद कर दिया है, शायद एसी ओके, की बात। थोड़ी सी आवाज आ रही थी इसलिए मैंने जी जी। अ, बहुत अच्छा आपने बताया। और मैं आगे चलता हूँ, अगला सवाल आपसे मैं पूछ रहा था कि आपने कभी अपने उपन्यास के पात्रों से बातें की हैं? बहुत बार। क्या आपने आपके उपन्यासों के पात्रों का चरित्र वैसा ही होता है जैसा आप सोचती हैं, या कभी कभी बदल भी जाता है? नहीं, कई बार बदल जाता है। आपने बहुत ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई एक कोई नाम मेरे दिमाग में फ्लैश करता है कोई किरदार का। मेरे लिए किरदार के नाम बड़े जरूरी होते हैं, तो मैं बहुत सारा समय लगाती हूँ कि क्या नाम है। बिल्कुल सही नाम होगा तो कहानी आगे बढ़ती है, नाम सही नहीं हुआ तो मैं वहीं अटकी रहती हूँ। अच्छा। तो जैसे जब ये उपन्यास मैंने बारिशगर लिखा तो वो उपन्यास काफी पीरियड में गैप कर करके लिखा, ऑफिस की बहुत सारी मसरूफियत होती है, एक स्ट्रेच में टाइम नहीं मिलता। वीकेंड को कई बार सैटरडे भी मैं ऑफिस जाती हूँ, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। और कहानी और कविता तो फिर भी हो जाती है, नॉवेल लिखने में बहुत एक साथ एक स्ट्रेच ऑफ टाइम चाहिए होता है, तो वो कई बार नहीं होता। तब भी मैंने कुछ मतलब जो मन में एक रूपरेखा थी, ये कैरेक्टर का ये नाम है, ये ऐसा है, मैं विजुअली उनको देख पा रही थी कि ये कैरेक्टर ऐसा दिखता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी मेरे लिए जरूरी है, उसके जो उसकी जो मेंटल बुनावट है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है उसको जान लेना। और फिर जब आप उसको लिखते हैं तो कई बार जो किरदार है आपने बनाया था तो वो आपका बहुत ही अंतरंग कोई दोस्त की तरह से आपने उसको लिखना शुरू किया, और वो आपका जानी दुश्मन बदल गया। यू रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कई बार मुझे लगता है कि जब मैं लिख रही हूँ तो ये जो एक इट्स लाइक अ जर्नी जिसमें आपको मालूम नहीं कि आपके किरदार और आपकी कहानी कहाँ चली जाएगी। तो लिखते समय जितना आप लेखक हैं उतने ही आप पाठक भी हैं, क्योंकि आपके सामने भी वो दुनिया धीरे धीरे खुल रही है, हाउ इट्स गोइंग टू प्रोग्रेस। एंड दैट इज द मोस्ट वंडरफुल पार्ट, इट्स लाइक एन एक्साइटिंग जर्नी कि कहानी किस तरह से आगे होगी। पूरी कहानी मेरे मन में मोस्टली नहीं होती, और ये भी मैंने देखा कि शुरुआत में जब मैं कहानी लिखती थी तो आई वुड थिंक द एंटायर स्टोरी इन माय हेड, यू नो एवरी डायलॉग एवरीथिंग वुड बी इन माय हेड। 3 बार 4 बार ऐसे कहीं ट्रैवल करते हुए या सोने के पहले इट वुड बी देयर इन माय हेड। फिर मुझे लगता था सिर्फ लिख डालना है, तो ये शुरुआती कहानियों में ऐसा हुआ, सब्सिक्वेंटली वो खत्म हो गया। अभी आई हैव दिस फीलिंग कि मुझे लिखना है, मे बी किसी ने एक सेंटेंस कुछ बोला, कहीं से कोई बहुत ही मजेदार कोई नाम मैंने सुन लिया और मुझे लगा कि नहीं नहीं ये नाम तो मुझे इस्तेमाल करना है, एंड देन द स्टोरी स्टार्ट्स एंड आई डोंट नो कि वो किधर जाएगा।
So that is the fun part. That is very exciting. मतलब कहना यह है कि कोई ना कोई किरदार आप देखती हैं, फिर आप उसको उसको Exactly. उसको लेखनी में लाती हैं। किसी ना बिल्कुल, किसी को एक बार पहला किसी को देखना पड़ता है कोई किरदार। कोई किरदार आ जाता है एक फ्लैश बहुत में आता है, then I write. बहुत अच्छा। प्रत्युषा जी, एक आप बताएंगे लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? अब मेरी माँ लिखती थी, अपने जमाने में वो लिखती थी, और उनकी कुछ कहानियां उन दिनों सारिका और माया और इस तरह की जो लिटरेरी मैगजीन्स थी उनमें वो छपी थी। वो मैगजीन्स अभी भी मेरे पास है सहेज के रखी हुई। किस नाम से? वीना वीना सिन्हा वीना सिन्हा जी। तो वो लिखती थी और मैं उनकी कहानियों को पढ़ के, मेरी एक मौसी थी, वो भी लिखती थी, शांता सिन्हा। एक समय बहुत धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में वो भी छपती थी। तो घर में थोड़ा सा ऐसा माहौल था, और मैं बहुत इन लोगों को बहुत औ से देखती थी कि ये लोग लिख रहे, क्रिएटिव लोग हैं। मेरी माँ गाना बहुत अच्छा गाती थी, तो मुझे हर क्रिएटिव आर्ट के लिए बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। अभी भी कोई गाना गा दे मेरे सामने तो मैं तुरंत इम्प्रेस हो जाती हूँ। कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो मुझे लगता है कि ये कुछ मुकम्मल इंसान है। तो ये चीजें घर में, ये बहुत माहौल था, संगीत का था और किताबों का था। मेरे पिता जब बाहर टूर पे जाते थे और लौटते थे तो हम लोगों के लिए खिलौने नहीं लाते, वो किताबें लाते थे। बहुत अच्छा। तो हम लोग सूटकेस खोल कर कि कौन सी किताब आई है, तो बहुत हम लोग पागलों की तरह पढ़ते थे। तो मन में था कि कभी लिखूंगी। तो मैं कई बार अपनी माँ को कहती थी कि एक दिन मैं भी लिखूंगी। वो हमेशा मुझे इस बात पे टोकती थी कि एक दिन क्यों, अभी लिखो। पर वो मेरा लिखना बहुत देर से स्टार्ट हुआ। समहाउ आई जस्ट कुड नॉट। नौकरी हो गई, शादी हुई, बच्चे हो गए, और मुझे लगा कि अब वो कभी लिखूंगी, शायद अब नहीं करूंगी तो कभी नहीं होगा। तो काफी सालों बाद मैंने लिखना शुरू किया। और जो पहली बार आपने लिखा तो आपका पहला किरदार कौन सा दिमाग में आया था जिसको आपने लिखा? एक वेब मैगजीन होती थी, पूर्णिमा वर्मन चलाती थी उसको, अभिव्यक्ति करके। अभिव्यक्ति। तो जी, उन दिनों नया नया ये शुरू हुआ था, इंटरनेट और कंप्यूटर और ये सब दुनिया। और कभी मैंने ऐसे ही खोल के, मैं पढ़ती रहती थी, तो कंप्यूटर पे मैं कहानियां खोजती थी कि कुछ मिल जाए। उन दिनों बहुत कम मसाला था, अभी तो खैर बहुत चीजें आपको मिल जाती हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑल द बुक्स, स्टोरीज सब आपको मिलती है। तो मैं आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन दिस साइट, अभिव्यक्ति। मैंने कहा बहुत कहानियां हैं यहाँ पे। फिर मैंने देखा वहाँ एक कुछ इन्होंने एक फ्लैश किया हुआ था कि कहानियों को मांग रहे थे, और अगर जो 10 जो सबसे अच्छी कहानियां हैं उनको वो छापेंगे, एक बुक फॉर्म में भी छापेंगे। उसका कोई डेट था, तो मैंने सोचा कि अच्छा, तब वो कीड़ा आया कि अभी कभी लिखना है तो मैं क्या लिखूं इसको। हाँ। तो मैंने वो कहानी लिखी। कहानी बहुत छोटी सी रोमांटिक सी स्टोरी थी, चोरी नाम था शायद उसका। और कुछ दिनों से वो मेरे मन में था कि एक बहुत ही हल्की फुल्की प्यारी सी बहुत क्यूट सी कहानी है। तो मैंने वो कहानी लिखी, और लास्ट डेट निकल गया था ऑलमोस्ट, मतलब रात के 12-12 बजे। मैंने कहा भेज देती हूँ, तो मैंने भेज दिया, और वो 10 में वो शॉर्टलिस्ट हो गई वो कहानी। ओ वंडरफुल। या सो देन आई थॉट कि ओ मे बी आई कैन राइट। लेकिन उसके बाद भी बहुत गैप हुआ, आई स्टिल नॉट राइटिंग। मैं अपने घर में बहुत मसरूफ थी, बच्चे छोटे थे, और मैं दफ्तर में बहुत मसरूफ थी। फिर मैंने मुझे लगा लेकिन लिखना चाहिए, जब ऐसे छप सकते हैं तो शायद कोशिश करते हैं। फिर मैंने एक कहानी लिखी। वो कहानी थी, 2 कहानियां लिखी थी, और मैंने हंस में भेजी और वागर्थ में भेजी। तो मुझे लगा कि ऐसे अननोन पर्सन को कौन छापेगा, प्रिंट मीडिया में कौन छापेगा। और इंसिडेंटली वागर्थ से मुझे तुरंत, आई थिंक 1-1.5 महीने में एक आया पत्र कि आपकी कहानी स्वीकृत है। और 1 आध महीने बाद हंस से भी वो स्वीकृति आ गई, तो 2 कहानियां मेरी ऐसे छप गई। तो उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, मे बी आई कैन राइट। शुरू हो गई यात्रा वहां से। बहुत अच्छे। पर आपने मेरे उसका जवाब रह गया, वो किरदार क्या था जब पहले आपका फर्स्ट स्टोरी का? एक लड़की है जो किसी से प्रेम करती है, साइलेंट लव। वो बताती नहीं है, इजहार नहीं करती उससे कभी। और ओके। वो एक टीनेज एडोलेसेंट एज में जो आपकी फीलिंग्स होती है किसी के लिए, क्रश जैसा या जो भी, और आप उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, ऑल्दो बाहर पूरी दुनिया उसको शायद बहुत बचकाना समझे, पर उस पर्सन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एट दैट टाइम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो लड़की कभी इजहार नहीं करती। बाद में वो शादी हो जाती है, उसका बच्चा हो जाता है, बच्चे का नाम वो वही रखती है।
उसी। ओहो, और वो लड़का कभी आता है, अब वो 30s 40s में आ गया है, वो आता है कहीं बाहर रहता और एक दिन के लिए आता है इसको मिलने, and she's trying not to call the child because नेम सेम है। name same है. So that was the story. वेरी नाइस। लगता है ये बताया, चूंकि आप कहानीकार भी हैं अतः लेखन से जुड़े किसी यादगार वाक्य को किस्सा गोई साझा करिए, लेखन से जुड़े, इसके यादगार। अलावा अभी जो आपने साझा किया इसके अलावा। ऐसे तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा यादगार आपको में जो क्या। सबसे बड़ा अवार्ड मिला उसमें उसका उपन्यास, उसके लेखन के संबंध में। ओके, मुझे 2018 में हंस कथा सम्मान मिला था, और वो कहानी मैंने कॉर्पोरेट करप्शन पे लिखी थी। ओके। तो वो कहानी मैंने, नॉर्मली मेरी कहानियां बड़ी इंटरनल कहानियां, ये थोड़ी ड्राई कहानी है, भ्रष्टाचार की कहानी, तो क्या उसमें रस क्या होगा, बहुत ही सूखी सी दुनिया है। उसमें मैंने एक मेटाफर यूज किया था कि जो करप्ट लोग हैं, मतलब जिनको पनिश करते हैं, एक सिस्टम है जिसमें जो बहुत ईमानदार है वो बहुत ही लोअर रंग पे रहता है, और ये दुनिया कुछ बहुत भीगी दुनिया, बहुत बारिश होती है, और जो हायरार्की है, जो बॉसेस होते हैं वो थोड़े सूखे में हैं, जो हायरार्की में नीचे हैं वो बिल्कुल पानी वाले इलाके में रहते हैं, उनका दफ्तर में भी बहुत पड़ल है, पानी है। तो इस तरह का एक मेटाफर था ऑन द हायरार्की ऑफ क्लास, और उसमें इस पूरे सिस्टम में करप्शन कैसे काम करता है, और जो ईमानदार है और जो कमजोर है उसके ऊपर सिस्टम किस तरह से दबाव डालता है to do wrong, and it's so how it is difficult for them to remain honest and ethical. तो वो उस तरह की बहुत ही मेटाफोरिकल एक कहानी थी, और मैंने आधा लिख के छोड़ा था, और बाद में अंत में वो कह रहे थे कि आप कुछ कहानी दीजिए, कहानी दीजिए, तो मैंने कहा इसी कहानी को पूरा करते हैं, आई फिनिश्ड इट एंड आई सेंट इट टू देम। और जब ये अवार्ड मुझे मिला तो आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि उसमें उदय प्रकाश जी उसके जज थे, और उन्होंने इस कहानी को जज किया था, और मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी, और पहली दफा मैं मिली ये अवार्ड का जो फंक्शन था। फंक्शन था उसमें मिले। तो ये चीज मुझे जैसे मैं बहुत ज्यादा नेटवर्किंग नहीं करती लिटरेचर वाली दुनिया में, अलग रहती हूँ, मसरूफियत भी होती है, और शायद मेरा इंक्लिनेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है टू बी देयर टू मच। तो मेरे लिए मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही क्वाइटली कहीं कोने में बैठ के लिख रही हूँ, मुझे पता नहीं वो नेटवर्क जो है हिंदी लिटरेचर का, उसमें मैं कितना, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, सो आई डोंट नो कि कोई मुझे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। और जब ये अवार्ड मिला तो इट वाज सच ए रीटरेशन कि आप कहीं कोने में बैठ के करें, आपको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, और वो भी उदय प्रकाश जैसे राइटर जिनके खुद उनकी राइटिंग, उनकी कुछ कहानियां तो परफेक्ट स्टोरीज हैं, तिरिच तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी उनकी तो बहुत चीजें बहुत अच्छी हैं। तो जब उन्होंने उसके बारे में he also gave a citation which was so amazing. क्या बोला? बहुत चीजें उन्होंने बोली थी, इतना बड़ा साइटेशन है, और बहुत सुंदर बातें उन्होंने कही थी, और मेरे लिए वो चीज बहुत बड़ी चीज थी कि मैं उनको जानती नहीं थी, वो मेरा नाम उन्होंने शायद सुना हो, आई डोंट नो, और कहानियां गई थी उनको बिना नाम के, तो उन्होंने सिलेक्ट किया उसको, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। बधाई आपको, आज हम लेट देने पर बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। और मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, इसको आपका बचपन जहां बीता, मेरे ख्याल से बिहार में आपका बचपन जहां बीता, क्या उस दुनिया को आप अपने लेखन में समाहित करती हैं? बहुत ज्यादा। मेरा बचपन रांची में बीता है, बहुत सुंदर शहर है जी, बहुत सुंदर है, और पूरी मेरी स्कूलिंग उस वहीं पे हुई, मेरा कॉलेज भी वहीं से हुआ, और आज भी मैं उस शहर को बहुत याद करती हूँ, और उस शहर पे मैंने बहुत लिखा है। जो मेरा यात्रा संस्मरण जो किताब है उसमें रांची पे पूरा एक चैप्टर है, और उसी में अगर कोई लाइन कोट करूँ तो मैं कहती हूँ वो शहर हमेशा मेरे भीतर रहा, और जब तक मैं उस शहर में रही मैं समझी नहीं वो शहर कितना मेरा है, और अब मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं हमेशा उसी शहर में हूँ। आप उदयपुर आएंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे अपना इस आप उदयपुर आइए, आपको उदयपुर मेरे विश लिस्ट में है, आप तो आई हैव टू कम देयर।
डेफिनेटली। तो यहाँ पर भी जो आता है वो यही का में रहता भी जी, मेरी बहुत कहानियों में भी रांची बहुत ज्यादा आता है। है। नहीं, अच्छा है। बहुत ज्यादा। और कविता कहानियों के लिखने का भविष्य आप कैसा देखती हैं? आज के इस दौर को आप अपने तरीके से कैसे परिभाषित करेंगी? मुझे तो लगता है जैसे जब से ये डिजिटल दुनिया आ गई और लोग नेट पे बहुत लोग लिखने लगे, अब आपको किसी संपादक की जरूरत नहीं है। आपको यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी टू पब्लिश। यस, यू कैन सेल्फ पब्लिश। आपका ब्लॉग है, ब्लॉग है आप। आपका फेसबुक है, पीपल आर राइटिंग सो मच ऑन फेसबुक। तो एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म सबके पास है, एक इक्वल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को जानते हैं तो आपकी चीज छपेगी, या उस वो कोई ऐसी दूर की दुनिया है जहां पता नहीं मेरे जैसे लोग वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और अगर आप फेसबुक पे, दोनों चीजें हैं, प्रॉज एंड कॉन्स, कि सब लोग लिख रहे हैं तो नेचुरली इतना वॉल्यूम है उसमें, साहित्य क्या है वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा। और ठीक है, बट मैं ये सोचती हूँ जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम इवॉल्व करते हैं। मैंने अपना भी देखा है कि मैं जब शुरू में लिखती थी और अब जो लिखती हूँ और आगे शायद जो लिखूंगी उसमें अगर मैं चेंज नहीं करूंगी तो बहुत रेपिटेटिव हो जाऊंगी। तो मेरा भी एक ग्रोथ है, एक एक पैटर्न दिखता है। उसी तरह से जो आज भी फेसबुक पे जिन्होंने शुरुआत की है लिखने को, आई एम श्योर मे बी सम ऑफ देम, उनका एक ग्रोथ पैटर्न होगा। और उसी तरह से रीडरशिप का भी एक ग्रोथ हो, इवॉल्व करते हैं हम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सीरियस लिटरेचर है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, और जो लोग पढ़ते हैं खास करके, अभी मुझे लगता है हर कोई लिख रहा है, पढ़ता कोई नहीं है, तो ये पाठक वर्ग आए जो पढ़े और जो एक डिफरेंस देख पाए कि पॉपुलर लिटरेचर और गंभीर साहित्य में एक फर्क है। उस फर्क को समझे और ये ना कहें कि अच्छा ये आपने इतनी कॉपीज आपकी बिकी, आप बेस्ट सेलर लिस्ट में आए कि नहीं आए, या आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं जो या कोशिश कर रहे हैं लिखने की, जो कि एक आत्मीय गुफ्तगू है आपके साथ और आपके समय के साथ, आपके कॉन्टेक्स्ट में। उसमें आप कहाँ तक सफल हो पा रहे हैं, आप चाहते क्या है उस लिखाई से। यू वांट यू नो इंस्टेंट फेम, और यू वांट समथिंग इट इज नॉट फॉर फेम बट बहुत सीरियस, आपके भीतर की किसी क्रिएटिव बेचैनी को आप आउटलेट दे रहे हैं। ओके। और इसी संदर्भ में आपने क्या इसमें एनवायरनमेंट, नेचर, वाइल्ड लाइफ, इस पे आपका क्या कुछ जो रहता है, या काफी आपका पसंदीदा ये सब्जेक्ट है? नहीं है, मैंने एक जो जो मेरी पहली किताब थी, जंगल का जादू तिल तिल, उसमें जो कहानी थी जंगल का जादू तिल तिल, वो एक्चुअली एनवायरनमेंट पे है। और वो जो आदिवासियों से उनकी दुनिया जो छिन जा रही है, जंगल उनके हाथ से छिन जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया जो प्रकृति है इसको हमने बिल्कुल तबाह कर दिया है, वो उसके ऊपर है। और ऐसी मैंने 2-3 कहानियां लिखी हैं। एक एक लिखी थी कहानी दिलनवाज तुम बहुत अच्छी हो। वो बेसिकली एक जो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें जो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो उनके ऊपर वो कहानी थी। बहुत मार्मिक होगी वो तो। जी जी, वो मतलब चूंकि मैं ऐसे जगहों पे मैंने काम किया है, मैं एनटीपीसी में थी, तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स बनते थे मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर्स से देखा कि लोग जो रिहैबिलिटेट किया जाता है, जिनको डिस्प्लेस्ड पीपल, जो सारी पॉलिसीज हैं वो काफी नजदीक से क्लोजली मैंने देखा है। आई कुड सी हाउ दे हैव सफर्ड आल्सो। तो विकास के नाम पे मतलब ये डायलेमा है ना कि हमको कितना विकास चाहिए। डिस्प्लेस तो है ही, साथ में जो विनाश है, जो कटते हैं पेड़ जिस जंग से, तो स्पेशली एनटीपीसी और पावर ग्रिड वालों के। तो हम लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं कि कहीं रोड पे भी चलते हुए, आई रिमेम्बर छोटा सा पर्सनल इंसिडेंट बता रही हूँ। पिछले साल हम सिंगापुर गए थे, और वहां हम जहाँ रुके थे वहां ठीक सामने बहुत सुंदर इलाका था। और जबकि सिंगापुर में तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और आई डोंट थिंक कि पेड़ वो ऐसे काटते होंगे, पर एक घर में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था जो कि कटा हुआ था। एंड एवरी टाइम हम लोग जब वहां से क्रॉस करते थे, नोइंग फुल वेल कि कुछ इन्होंने बिल्कुल लीगली उसको किया होगा, बट उस पेड़ के गर्थ को देखकर हर बार हम तकलीफ से बोलते हैं वो क्यों काट दिया इसको। तो वो जो एक एनवायरनमेंट को अगर हम नहीं बचाएंगे तो शायद ये जो दुनिया, जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी। ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी, जिस तरीके से पोल्यूशन कर रहे हैं हम, पानी का, समंदर खराब। अभी तो चलिए कोरोना के टाइम्स में एटलीस्ट
नीला आसमान तो हम देख पा रहे हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ, आप पावर ग्रिड की बात करिए आपने, मेरे टेन्योर में भी पावर ग्रिड की कोई एक लाइन थी बहुत बड़ी, आई एम शेयरिंग नाउ। और वो लाइन बिछी और मैं जब काम देखने गया तो वहाँ काफी कुछ गड़बड़ घोटाला, मतलब थोड़ा बहुत आउट ऑफ द डिविएशन था काफी सेंक्शंस में। तो मुझे अभी भी याद है पावर ग्रिड में मैंने मतलब 1 करोड़ का वो लगाया, उस पर लगाया था जुर्माना। तो उसमें वो उन्होंने इतना बहुत वो करा, उन्होंने कहा साहब एक मत करिए इसको, 90 के आसपास करिए, हमारी पावर पता नहीं कौन सी होती है, इस पावर में आता है, ये है वो, मतलब इतना काफी खराब हुआ था, लेकिन उन्होंने जमा कराया और फिर वो सेंक्शन हुआ वो। नहीं, हमारे ये यहाँ तो पावर ग्रिड में एटलीस्ट एनवायरनमेंट पे जरा ध्यान देते हैं, हमारे यहाँ प्रॉपर डिपार्टमेंट है हाँ, environment। तो ये हुआ था, इससे मुझे पावर ग्रिड से बहुत पूरा वो है, एक्सपीरियंस है उसका। और मैं इससे खत्म करता हूँ पहले एक बार मैं चाहूंगा आपसे, बिफोर आई आस्क द लास्ट क्वेश्चन, आपने लिखा है कि आप संगीत में भी बहुत रुचि रखती हैं। मैं चाहूंगा कि दो आप मुखड़े या दो आप तरन्नुम में कुछ भी आप आपकी कविता या कुछ भी सुनाए। आप गलत समझे, मैं संगीत सुनने में रुचि रखती हूँ। वैसे संगीत सुनने में रुचि रखती है केसरियों की आपने कहा था ना मेरे मदर भी बहुत अच्छा गाती थी और अंदर गाती थी, और मेरे अंदर यही एक चीज बड़ी तमन्ना रह गई कि मैं नहीं गा पाती। मैं भी शुरू करूंगी तो ये जूम से सब भाग जाएंगे। ये सीरियसली। आप यू आर फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स आई थिंक इसमें तो। और मैं आखिरी आपसे पूछा था, आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति क्या है और अपना सबसे बड़ा दुर्गुण आप किसे समझती हैं? योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस बोथ। मुझे लगता है मैं चीजों को एक्सेप्ट कर लेती हूँ इजिली, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, उसको अपने लॉजिक से और बहुत जल्दी परेशान होती हूँ जब चीजें गलत होती है तो। लेकिन दुनिया में सही और गलत क्या है इसका मेरे अंदर बहुत बहुत स्ट्रांगली वो मैं इसको महसूस करती हूँ। मेरे फैमिली से, मेरे फादर से जो मुझे संस्कार मिले, उसमें बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग एथिकल कोर। तो वो चीज मुझे लगता है कि ये जो एथिकल कोर है, ये जो ऑनेस्टी है, और आई सॉ इन माय फैमिली, माय पेरेंट्स डिड सो मच फॉर सो मेनी पीपल, फैमिली फ्रेंड्स, मतलब बहुत लोगों के लिए उन्होंने किया, और हम वही देखते देखते बड़े हुए। और यही चीज मैंने कोशिश की कि मैं अपने लाइफ में करूं, जितने लोगों के लिए कर सकती हूँ विदाउट वो चीज मुझे लगता है कि जो एट एट द कोर जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रॉन्ग एंड राइट होता है, वो चीज मुझे लगता है ये मेरे लिए हेल्प करता है, इट हेल्प्स मी। और दुर्गुण आप कह रहे हैं तो शायद ये कि not easy to tell about yourself, but maybe mostly I can't stand fools. स्टैंड, Fools. अच्छा I स्टैंड can't. फूल्स, ओके ओके, मुझे चलिए। लगता है कि वहां पे भी मुझे थोड़ा सा I should be, I have to be more. I told you earlier कि I'm acceptable to things, to situations. मुझे उसको थोड़ा सा और expand करना चाहिए। एक्सपांड करना चाहिए। तो प्रत्यय जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं अब ये कनिका जी को कहूंगा या स्वाति जी को कहूंगा कि वो हैंड ओवर करता हूं उनको मैं। थैंक यू मेरी तरफ से, एंड आपका उदयपुर का आना है, एंड वी आर हियर टू होस्ट यू। Absolutely, I will. इंशाल्लाह आएंगे जरूर। थैंक यू। थैंक यू राहुल जी। शिक्षा जी, आपके साथ मिले आनंद और ज्ञान के पलों को समेट के रखेंगे हम सब। धन्यवाद। Now we will have members of the audience. We'll open it for question and answers. हमारे पहले गेस्ट हैं रुचिका मित्तल जी। Can I request Ruchika Mittal ji to please unmute and ask her question? प्रतीक्षा जी नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के, आपसे सब ज्ञान पाके। हम तो बेटर हो रहे हैं आपके बारे में सुन के, बुक्स को पढ़ के, पर जो हमारे आजकल के बच्चे हैं वो ज्यादा हिंदी में रुचि नहीं रखते आजकल। उनको कैसे हम प्रोत्साहित करें कि कैसे वो पढ़े और आगे चले और उन्हें समझ में आए और थोड़ा इंक्लाइन हो हिंदी की तरफ। ये तो आपने बहुत सीरियस सचमुच समस्या है कि कोई नहीं, एक तो पहले कोई पढ़ता ही नहीं है, यंगर जनरेशन में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। बच्चे ज्यादातर नेट पे चले जाते हैं, उनको जो चीजें, जितना उनको जो भी कंटेंट चाहिए वो
अभी बहुत विजुअल मीडियम है, तो वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे। पढ़ाई वाली जो चीज है वो कम है, तो वो अंग्रेजी हिंदी दोनों कम पढ़ रहे हैं, और हिंदी तो खैर उसमें और भी कम पढ़ते हैं। तो ये मालूम नहीं इसको कैसे करें, ये तो एक डायलेमा है जो मैं अपने घर में भी मैंने देखा। मैंने कहा वो बहुत पढ़ती है, मैंने कहा तुम नहीं पढ़ती, मेरी किताबें पढ़ो। तो उसने मेरे बहुत बार कहने पे तो उसने मेरी किताब उठाई पढ़ने के लिए। लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो कहती है हिंदी पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, टाइम लगता है, अंग्रेजी में बहुत जल्दी। मिनिमम जैसे थोड़ा सा मातृभाषा आना जरूरी है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं बोल रही हूँ बहुत आपको एमबीए नहीं करना है हिंदी में, बट मिनिमल कर लीजिए थोड़ा सा। एकदम इंक्लिनेशन ही नहीं दिखता आजकल के बच्चों में, तो मतलब अगर आपने तो ऑथर है मे बी वो वही है, नेट का जो एक डिस्ट्रैक्शन है ना, उसकी वजह से लोग पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चों को मुझे लगता है थोड़ा कंपलसरी स्कूल्स में कुछ रीडिंग का उनका रहना चाहिए कि हफ्ते में आप एक किताब पढ़ो, देन विल टॉक अबाउट द बुक। दोनों भाषा में पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो, अंग्रेजी में भी पढ़ो, और एक क्लास हो जिसमें वो डिस्कस करें किताबों को। स्कूल से अगर ये शुरू करेंगे तो वो फिर वो पढ़ने की एक लत लग जाती है। जब मजा आता है तो खूब मजा आता है। वो बच्चे स्कूल में कुछ और करते रहते हैं, अभी तो खैर पढ़ाई भी सब ऑनलाइन हो गई है, तो दे आर ऑल द टाइम ऑन द कंप्यूटर। उसके बाद किताब उठाकर, जो फिजिकली आप हाथ में किताब उठाकर पढ़ते हैं, उसका जो प्लेजर है दे हैव नॉट नोन। तो शायद शुरुआत से 5th 6th से ये शुरू, 5th 6th के और नीचे से करें। जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं, बहुत अच्छी हिंदी में भी 2-3 बहुत अच्छी मैगजीन्स आती हैं, साइकिल करके मैगजीन, अमेजिंग इलस्ट्रेशंस, बहुत सुंदर। तो बच्चों को अगर हम अवेलेबल कराएंगे और शुरुआती से कराएंगे तो मुझे लगता है शायद ये समस्या थोड़ी सी खत्म होगी। हाँ, और मुझे लगता है थोड़ा घर में भी माहौल सबको थोड़ा हिंदी में ज्यादा बात करेंगे तो शायद वो भी हेल्प करे। और हम लोग को भी आई थिंक थोड़ी बुक्स और उठा के उनके सामने पढ़नी चाहिए ताकि वो भी सेम हमारे को कॉपी करे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी तो एकदम ही हाइब्रिड भाषा बोलते हैं ना, खिचड़ी हिंदी हाँ भी। जी हाँ जी हाँ जी। मैंने घर में एक फन गेम किया था विद माय डॉटर की। हम लोग 2-3 घंटे सिर्फ, हम अगर एक भी शब्द कोई अंग्रेजी बोलेगा तो एक चपत लगाती थी कि तुमने अंग्रेजी। थैंक यू प्रतीक्षा जी, थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू प्रतीक्षा जी। अगला सवाल है शार्दुल जी का। शार्दुल जी, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, नमस्ते प्रतीक्षा दीदी। As always, it's lovely to hear your journey about your writing. आप बताएं कि आपको कितना प्रेशर फील होता है पॉपुलर सब्जेक्ट्स उठाने का अपनी राइटिंग के लिए? मुझे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, एब्सोल्युटली नन। मैं बहुत पक्कड़ राइटर हूँ। आई डोंट रियली केयर कि क्या चीज हिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसको क्या अवार्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आई रियली डोंट केयर। मैं तो अब छपने के लिए भी आई डोंट केयर। मुझे लगता है मैंने लिख लिया, और उस प्रोसेस में जो मुझे जो मजा मिल रहा है, दैट इज इनफ फॉर मी। और ये ऐसा नहीं है, जब मैंने लिखना शुरू किया था इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं छपूं। मैं कहाँ छपूंगी, कौन सी मैगजीन में छपूंगी, मेरी किताब कब आएगी। आई यूज्ड टू बी रियली कंसर्न अबाउट दैट। लेकिन ग्रेजुअली मेरे अंदर कुछ चेंज आया फॉर गुड, कि अब मैं बिल्कुल भी प्रेशर्ड नहीं हूँ। मेरी कोई चीज मैं कहीं भेजती भी नहीं हूँ, मैं लिखती हूँ, कोई मांग लेता है तो मैं दे देती हूँ छपने के लिए। सो आई एम वेरी इन अ निर्वाणा वाली स्थिति में मैं आ गई हूँ अपने लेखन को लेके। नो यू नो मी शार्दुला। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आजकल किसी के लेखन को, बहुत पुराने लेखक को फिर कोई स्त्रीवादी दृष्टिकोण से देखता है, कोई दलितवादी दृष्टिकोण से देखता है। तो फिर मुझे लगता है कि स्त्रीवादी होकर क्या लेखन होता है, या कि वो आपके कैरेक्टर में ही हो जाता है। मतलब अगर आपका दृष्टिकोण, जीवन का दृष्टिकोण ही स्त्रीवादी है तो वो आपके लेखन में स्वतः ही आएगा। और नहीं है, मतलब अगर आप जुगाड़ू हैं और आप सरफेस स्त्रीवादी हैं तो आप बहुत लिख भी देंगे तो आई डोंट थिंक इट विल डू एनी फेवर टू द राइटिंग। एब्सोल्युटली। देखो ना, प्रोजेक्शन हम कितने देर तक कर सकते हैं, एक्टिंग कब तक कर सकते हैं। लिखने में भी आप एक्टिंग करते हैं, यू आर वेरी प्रिटेंशियस, यू आर वेरी सैंक्टिमोनियस, यू आर टेकिंग दिस स्टैंड एंड दैट स्टैंड जस्ट टू प्रोजेक्ट एन इमेज। थैंक्स टू सोशल मीडिया, everybody is projecting an image, the best that they think is politically correct. लेकिन
एक चीज जो तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि पहले की लोग जो भी लिखते थे उसको हम आज के कॉन्टेक्स्ट में हमको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय अलग था। और हमारी, हम लोग स्त्रीवादी लेखन की बात हम करते हैं, तो जो हमारे 2 जनरेशन पहले जो लोग लिख रहे थे, उन्होंने अपने तरीके से, दे वर फेमिनिस्ट, नॉट द फेमिनिस्ट जो हम आज उसको लेते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल करके वो लिखने, जब औरतों को पढ़ने और पढ़ने भी नहीं दिया जाता था उस समय ये लोग लिख रहे थे, तो वो अपने समय से आगे थे। अब आज के समय में मैं खड़ी होके बोलूं कि नहीं वो तो बड़ी दकियानूसी थी, नॉट राइट। आई कैन नॉट पास जजमेंट ऑन दोज टाइम्स। उस समय का कॉन्टेक्स्ट अलग था, आज का कॉन्टेक्स्ट अलग है, और 50 साल बाद कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो जाएगा। उस समय की स्त्रियां फ्यूचर की, दे विल लुक बैक ऑन अस एंड से कि अरे ये लोग तो बड़ी ओल्ड फैशन थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई क्रांति नहीं की, इन्होंने क्या किया। किसी चीज को हमेशा समय के संदर्भ में चीजें होती है। दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू सेड, शार्दुला। Thank you so much, Didi. Always a pleasure. You are most unassuming writer that I have seen in my life. Unassuming only. Excellent, excellent, of course. Thank you. Thank you so much. Now, can I request Vineet ji to please unmute himself and ask his question, please? Hi, am I audible? Yes, you are. Hello, Pratiksha ji. It was very nice listening to you. Thank you so much. I am actually myself a writer, and I was very happy when I was feeling very, happy when you told that आपने अभिव्यक्ति में वो पूर्णिमा बर्मन जी को एक कहानी भेजी थी जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, क्योंकि मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई, मेरी पहली कहानी वहीं पे छपी थी। So I felt very happy about it कि शायद हम भी कभी आगे बढ़ेंगे। Anyway, I just wanted to know कि कभी कहानी लिखते टाइम आपके साथ ऐसा होता है क्या कि किसी कहानी में अटक गए और अब फिर दिमाग में ही एक बन गया कि ये अब नहीं हो पाएगी, और फिर वो बेचैन भी करती रहती है कि अरे यार वो बहुत अच्छा टॉपिक था और वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, और आई डोंट नो वेदर इट इज एक्चुअली यू आर नॉट एबल टू डू इट, यू हैव कन्विंस्ड योरसेल्फ कि आप कर नहीं पा रहे हो उस कहानी को पूरा। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप उस तरह की सिचुएशन से कैसे टैकल करते हो? मेरे साथ एक ही बार हुआ है। अच्छा। बस बाकी समय में कहानी लिखनी तो मोर और लेस 1-2 महीने के गैप। वो जो कहानी जिसमें पंचकथा सम्मान मिला था, जो अभी मैं करप्शन वाली कहानी बारिश के दिन, ओके, उसका 60% आई रिटन लॉन्ग टाइम बैक। ओके, आई स्टार्टेड राइटिंग इट इन अ फ्लो, और लगभग 10 पन्ने मैंने फ्लो में लिखे थे, एंड देन आई जस्ट डिडंट नो, क्योंकि वो बहुत ही एक लीनियर कहानी नहीं थी, मेटाफोरिकल कहानी थी, उसमें मैंने बहुत सारे इमेजरीज क्रिएट किए थे, और देन आई जस्ट डिडंट नो कि मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि वो बहुत ही ड्राई, कुछ ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के जो इंट्रिकेसीज हैं वो कहानी उसमें घुस रही थी, एंड आई डिडंट वांट कि कोई दूसरा आदमी, उसको क्या फर्क पड़ता है कि किसी कॉर्पोरेट में आप प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार क्या होता है, ही वांट्स टू नो, एक ओवरव्यू में चाहता है कि भ्रष्टाचार क्या है। तो आई एम नॉट राइटिंग एन ऑफिशियल फाइल, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ किसी फाइल पे। आई नीडेड टू राइट अ स्टोरी व्हिच एनीबॉडी वुड रिलेट, कि वो एक आज के समय में जो सिस्टम में सब चीज है तो उसको लिखना चाहती थी, एंड आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू डू इट। कहानी वही रुक गई। कभी-कभी बीच में मुझे लगता था कि बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है ये, आई हैव टू, मैं उसको निकालती थी, आई वुड रीड those 10 pages and still not know how to go further. बट इतना तक वो कहानी 5-6 साल तक पड़ी रही, और जब ऐसे मैंने बताया कि हंस में वो मांग रहे थे कि आप कोई कहानी दीजिए, and I thought कि why am I not writing that story? It was so relevant, so topical, और मैं उसको लिखकर छोड़ दिया है मैंने, I have to write it. And so I took out the story again, read those 10 pages, and then I started thinking about it. कि मैं इसमें घुसूं नहीं, इसके इंट्रिकेसीज में ना घुसूं, आई शुड मेक इट इनटू अ वाइडर पर्सपेक्टिव, एक छोटे से दुनिया से मैं उसको एक बड़े कैनवस पे कैसे लेके जाऊं। तो थोड़ी मेरे दिमाग में वो चलती रही चीज कि करना है इसको, कैसे करना है, वुड नॉट बी, बट कई बारी मैं देखती हूँ व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो कुछ फ्लैश सा, आई गेट सम इंस्पिरेशन इन द मॉर्निंग। ये कई बार मैंने देखा, बहुत सारी समस्या, ऑफिशियल समस्याओं को भी जब मैं लेके सोती हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई गेट, ओ आई कैन डू इट लाइक दिस,
So वो फिर कुछ आया सुबह कि नहीं, maybe I can move ahead like that. आप वो कहानी पढ़िएगा, I think you'll enjoy. So ultimately वो खत्म हुई and then then I got. What is the name of that story? बारिश के देवता. बारिश के देवता. Okay, I will definitely read it. So you will get it. Definitely read it. Thank you. It is very nice talking. Pratiksha ji, now we will have Kaushik Chatterjee. जी प्लीज आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। मैडम, आपने कहा कि आप कभी भी कोई स्टोरी या उसको लिखने के लिए पहले चरित्र को तैयार करते हैं या चरित्र को पाने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि चरित्र आपके लिए बहुत माने सेंट्रल होता है, इतना ही सेंट्रल होता है कि आप नाम नहीं आने तक उस पे कल्पना करने में आपको दिक्कत होती है। तो मेरी दो क्वेश्चन है। फर्स्ट इज कि कौन सा चरित्र है जो आपको आपके दिमाग में आया, आपने जितने भी चरित्र तैयार किए, जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है या जिसको पाके आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसको बार बार आपके दिमाग में आता है, और वो कौन सी कहानी है जो जिसमें वो चरित्र मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि आप एज ए पाठक जितने भी लिटरेचर आपके नहीं है, दूसरों के हैं, उसमें से कौन सा चरित्र ऐसा है जिसको पाके आपको ऐसा लगा कि ये चरित्र अगर मेरे पास होता तो या होती तो बहुत ही अच्छा होता, तो इसको मैं कुछ कर सकती, ऐसा। मेरी एक कहानी है, वो रांची के पृष्ठभूमि में वो कहानी लिखी हुई है और कहानी का शीर्षक है शाहरुख शाहरुख कैसे हो शाहरुख। उसमें एक कैरेक्टर है राफेल तिग्गा। ओके। और वो कहानी है एक ट्राइबल फैमिली। राफेल तिग्गा एक ट्राइबल फैमिली है और ये राफेल तिग्गा कोमा में है। उनका एक बेटा है, हॉस्पिटल की दुनिया है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज फादर। और इस तरह से वो कहानी शुरू होती है और वो कहानी पूरे जो एक आदिवासियों की जो दुनिया है उसको लेकर चलती है। और अंत में ये राफेल तिग्गा किसी एक्सीडेंट में वो कोमा में चले जाते हैं। और कई बार वो कहानी में बहुत सारी चीज जो है वो राफेल तिग्गा के मन की चीज भी है, as if he was not in coma and maybe he's in coma but he can see everything around him। तो बहुत सारी चीज। अब ये जो कैरेक्टर ये बहुत मेरे क्लोज है बिकॉज मेरे फादर जब बहुत बीमार थे एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड और वो he was in coma and he was in the neurodependence ward and I spent a lot of time with him those days। और ये राफेल तिग्गा एक वार्ड में कहीं एक पेशेंट था and I would look at him, I would look at his son and it would break my heart। I can still see his face, that person lying। मैं उसके लड़के से बात करती थी, कहाँ से लेके आए, कैसे करोगे, क्या करोगे। मेरे फादर कोमा में थे, मैं उनका फिजियो करती रहती थी। डॉक्टर ने कहा था 15 मिनट पे हाथ को मोड़िए, पैर को मोड़िए। And it was a very emotional time for me and I came back and I wrote a very small, छोटा सा मैंने एक 1.5 पेज कोई चीज लिखी थी जो मैंने अपने ब्लॉग पे डाली थी। And then subsequently I wrote a full story and every time I read the story मेरी आंखों में अभी आंसू आ जाते हैं। मैं राफेल तिग्गा को पढ़ती हूँ, मैं शायद अपने पिता को पढ़ती हूँ और हर बार मेरी आंखों में आंसू आते हैं। That character is so close to me। ये थैंक यू प्रतीक्षा दी। मुझे और एक मैंने क्वेश्चन था मेरे पास, मैंने पूछा था, वो है आपकी लिखी हुई नहीं, दूसरों दूसरे किसी ऑथर की लिखी हुई चरित्र जो आपको लगता है कि अगर वो चरित्र आपने पाया होता आपके इमेजिनेशन में तो उससे आप बहुत कुछ कर सकती थी, उसको आप बहुत आगे बढ़ा सकती थी। मेरे जो फेवरेट राइटर्स हैं, मैं तुर्तुलेन हैदर को बहुत पसंद करती हूँ, मैं रेनू को बहुत पसंद करती हूँ, मैं राही मासूम रजा के आधा गांव को बहुत पसंद करती हूँ। और इन सब
किताबों में जो कैरेक्टर्स हैं, वो कुछ उन्होंने जो गढ़ दिया है उसमें, अब जैसे जुलूस के कैरेक्टर है पवित्रा, मुझे लगता है कि क्या कितना सुंदर उन्होंने लिखा है। की सब किताबें, गर्दिशे रंगे चमन के जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि ये चीजें जो इन्होंने क्रिएट कर दी, मैं अगर उनके जैसे कर लूं तो आई बी हैप्पी, आई बी रियली हैप्पी कि मैं अगर उनकी तरह लिख पाऊं। निर्मल वर्मा के माया दर्पण जब मैंने पढ़ा था व्हेन आई वाज अ टीनेजर, एंड आई थॉट कि वो इतना उन्होंने सांकेतिक तरीके से उस कहानी को खोला है। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। मैं लीनियर कहानी में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ना पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। आई नीड टू रीड समथिंग एंड मेरे दिमाग में उसमें कुछ हलते हो, मैं कुछ सोच, तो मुझे एक कल्पना की जमीन दे दे so that I can take a flight। मुझे वैसी चीजें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, मुझे वैसी चीजें लिखने में अच्छी लगती हैं। तो ये ऐसा अभी एकदम रैंडमली कोई कैरेक्टर ध्यान नहीं आ रहा जिसको मैं अच्छा कर सकती। मेरे जो फेवरेट राइटर मुझे बड़े अल्टीमेट लगते हैं। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी। हमारा अगला सवाल एक हमारे मेंबर्स ऑडियंस से है जिन्होंने आईफोन के जरिए नेम से लॉग इन किया हुआ है। कैन आई रिक्वेस्ट हिम और हर टू प्लीज अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन। iPhone। अच्छा, we have another question from Riddhima Doshi. Can I request her to please unmute? Excuse me. Yes, very good evening, ma'am. Very good evening. Ma'am, it is really a pleasure to listen you and your story. Ma'am, आज के जैसे मैम फिल्म इंडस्ट्री और ये सब है, तो इसमें भी राइटर्स होते हैं. I'm an 18 years old boy. So I just want to ask that आज की राइटिंग जो इंडस्ट्री में होती हैं, इस पे आपका क्या विचार और विमर्श है? इंडस्ट्री मतलब जो फिल्म्स और एग्जैक्टली। हिंदी में बोलना। मुझे ये लग रहा है कि अभी तो कम से कम नेटफ्लिक्स पे जो इंडियन सीरीज आ रही है ना, सम ऑफ देम आर रियली गुड। ओके मैम। मुझे ये पता है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स जो एटलीस्ट अब ये दिखता है कि वो थोड़ा ऑल्टरनेट किस्म की राइटिंग और कंटेंट में जा रहे हैं। राइट मैम। दोस आर गुड। ओके मैम। कई बार हम कॉपी करने लगते हैं वेस्ट को कि उनकी जो सीरीज थी उसका हम कॉपी कर लें या फिल्मों का रीमेक कर लें, उसको इंडियनाइज करके बना लें। ओके मैम। सच अ बिग टैलेंट पूल। हम इतने तो क्रिएटिव हो सकते हैं कि एकदम ओरिजिनल कुछ करें और फैंटास्टिक कर लें। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Pleasure to hear you, ma'am, and it was really a nice answer to my question, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you to that young boy with an amazing question. I hope that young boy iPhone, he is writing something. Are you writing a series? I think it's good. Can we now have the question from Riddhima, and then the last question we'll take from Prema Doshi. Hi Pratyaksha ji, it was an amazing session. बहुत मजा आया आपको सुन के. Hello. Hi. मेरा एक ही क्वेश्चन है, जैसे we all are going through tough times, all of us, you know, because of the pandemic. So as a writer, आपको इस these moments of despair, how have they helped you, you know, in changing? Have they changed? Has this you know, time period changed your thinking, or given you an inspiration to write about a new character, a new story? Because you know, none of us have faced such times before. So as a writer, आपको ये कैसे affect किया? मैं शुरू में I just could not believe. वो लगता था कि कोई साइंस फिक्शन की दुनिया को हम जी रहे हैं. It was so unbelievable. चाइना के कुछ वीडियोस आए थे and I was thinking कि this is not real. And then it started happening to us. No, हम लोग सब घर के अंदर बंद हो गए थे. And I'm posted now in Jammu, but my family is in Gurgaon. So just before the lockdown, I could manage to go back to Gurgaon. और वहाँ हम लोग, my daughter, she came from abroad, my son came from abroad, but somehow it was fortunately we were all together. और वो जो टाइम था जिसमें हम घर का भी काम कर रहे थे, बर्तन भी धो रहे थे, खाना भी पका रहे थे, साफ सफाई भी कर रहे थे और ऑफिस का काम भी नॉन स्टॉप चल रहा था. एंड येट आई थॉट कि शुरू के जो 10 दिन थे, आई वाज लाइक
नॉट एबल टू कनेक्ट कि ये क्या हो रहा है। वो इतना सरियल था कि विश्वास ही नहीं होता था। आई कुड नॉट रीड, आई कुड नॉट राइट एनीथिंग इन द बिगिनिंग, लेकिन वो जो रूटीन था, घर के रूटीन में धीरे धीरे एक सिस्टम आने लगा एंड इट स्टार्टेड गिविंग मी अ सॉर्ट ऑफ काम। और मुझे लगा कि नहीं, ये एज इफ की दुनिया और कुछ नहीं है, हम सिर्फ 4 लोग घर के अंदर है, यही दुनिया है। So for another week or so, I started getting into the rhythm of living like that and finding a strange sort of calmness, a serenity also, strangely serenity in those times. उसके बाद आपने मजदूरों के विस्थापन को देखना शुरू किया and then your heart started breaking like anything. I remember कि कुछ मैंने देखा था and शायद साईनाथ का कोई टॉक मैंने सुना था, and then I could not sleep for I was so upset. I would get up in the morning and feel as if कि मेरे something very bad is happening. और मुझे थोड़ी शर्म होती थी कि हम लोग घर के अंदर महफूज हैं, हमारा ट्रबल क्या है कि ओहो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे सफाई करनी पड़ रही है। That was my trouble. That was the trouble of most of our middle class who were, you know, learning recipes और खाना बना रहे थे अच्छा अच्छा, और they were doing everything. And there was another category of people जो हजारों किलोमीटर चल रहे थे and their lives had just fallen apart and we could do nothing. And it hurt you so badly. It made you so angry. And then I started writing. After that, I started writing a diary. And I was writing it only on Facebook. मैंने उसको कुछ नहीं किया. I started writing it on Facebook and I would feel so upset and so disjointed with what was happening. I couldn't believe and the emotional impact it was having. क्योंकि हम लोग सब सारे लोग फेसबुक पे आप देखें कि लोग आज मैंने जलेबी बनाई, आज मैंने रसगुल्ला बनाया, आज आई ट्राइड दिस, आई एम डूइंग दिस, मैंने घर में ये एक्सरसाइज कर लिया. These are all middle class fun time, you know. आप ऑफिस नहीं जा रहे, आप घर में बैठे हैं, फैमिली टाइम में आप क्या क्या करोगे. Everybody was having a Zoom party and all that. So that was one part. And another part, इतना डाइकोटमी हमारे जीवन में, हमारे दुनिया में, that was affecting me. अब तो जाके थोड़ा सा फिर भी हम लोग थोड़ा we have like एक सेटल डाउन हो गए हैं. although cases are rising, yet लग रहा है कि शायद the worst is over, maybe people are recovering, but I don't know जो जिनकी नौकरियां खत्म हो गई, जिनके लाइफ खत्म हो गया, उनके लिए हम क्या कर पा रहे हैं या क्या कर सके, वो बहुत सीरियस क्वेश्चन है which all of us should ask ourselves कि हमने क्या किया इस वक्त में, दूसरे को मदद करने के लिए क्या चीज की हमने, या हम अपने में इतने लिप्त रहे कि हम घर के अंदर बंद हैं, इसका रोना रोते रहे. So all those things started coming and it was like an introspection. इसके पहले ऐसा नहीं है, आप देखते हैं, आप सड़क पर देखते हैं, गरीब बेगर्स को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, सब चीजें आप देखते हैं और फिर आप इतने थिक स्किन्ड हो जाते हैं कि आप देखना बंद कर देते हैं, हम अपने सेंसिटिविटी को मार देते हैं. कई बार वो जरूरी है अपने आप को सैनिटी में रखने के लिए. Yet this is the time for introspection कि हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए. This really affected me and then I started writing a lot about these things. Some of them are not even in any public domain. वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे है और लैपटॉप पे है. Maybe one day it will see the light, but I think it has, this pandemic has affected all of us in various ways. Everybody, I hope, has become more sensitive to nature, to environment, to people who are less fortunate than us. We should be, you know, sometimes I would say कि we are blessed. हम सिर्फ घर के अंदर बैठे हैं. One day I was imagining कि मैं कितने किलोमीटर चल सकती हूँ. Can I walk 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? उसके बाद क्या मैं गिर के बेहोश हो जाऊंगी क्या? And people were walking thousands. Very So well. true. So true. Yeah, it's a dystopian world we are living in, and this pandemic has really been a wake-up call. Thank you so much for your time, for coming for Ehsaas, for this Kalam event for Udaipur. वो ख्वाब जो सोया था आपकी कलम ने उसे जगाया. अनुभूति के इस रस में डुबाकर मनोभाव को जताया. कभी अपनी कल्पना तो कभी यथार्थता से, प्रेमी को प्रियतम से, आत्मन को परमात्मा से और बिंब को प्रतिबिंब से मिलाया. प्रतीक्षा जी, कभी आपका लेखन अपना गांव याद दिलाता है तो कभी किसी शहर की सैर कराता है. आपका लेखन नए शब्दों की सौगात दे जाता है तो कभी अर्थों के समुद्र में गोटे लगाने को
बाध्य कर जाता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास उदयपुर की तरफ से खूब धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी और दिल से शुक्रिया। थैंक यू आप सबों का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Rahul ji, for coming and moderating our session. Such an honor to have you. It was almost like घर में बैठ के जैसे हम बात करते हैं, it was like that. Thank you so much, Rahul ji. Thank you all of you.